आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जो कि आपका शो है और यहाँ पर हम फोकस करते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर। जी हाँ, अगर आप भी अपने स्टॉक की खरीद पर हमसे सलाह चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। नंबर्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर लेते हैं। 9167329108 ये जो नंबर है, इस नंबर पर आपको अपने सवालों को SMS के जरिए भी पहुँचाना है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि हम लाइव रहते हैं। इसीलिए अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं इस वक्त, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। ये खासियत है योर स्टॉक की। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह, रिलिकेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है योर स्टॉक में। और आप दोनों के पास आए दर्शकों के सवालों के लिए, उससे पहले बाजार का एक चेक लिए देते हैं, जहां पर 25,033 का लेवल, निफ्टी पर लगभग हम देख रहे हैं 160 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 515 पॉइंट ऊपर है और आधे % की मजबूती के साथ 81,615 के लेवल्स। और बैंक निफ्टी आप देखिए 450 अंकों के पार की तेजी के साथ 54,667 के लेवल्स और लगभग 1% की तेजी के साथ यहां पे कारोबार हो रहा है। शानदार मार्केट ब्रेथ, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में कितना ऑप्टिमिज्म है। और 2033 एडवांसेस, 652 यहाँ पे डिक्लाइंस देख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी पूरी तरह से मेजर इंडेक्सेस को फॉलो करते हुए और दमदार सपोर्ट देते हुए लगभग 1% हम देख रहे हैं कि इंडेक्स भी कारोबार में यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट मिल रहा है क्लियरली आईटी से, जहां पर दूसरा दिन तेजी का मोमेंटम बरकरार है। इंडेक्स भी 2% के पार की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी आप देखिए तमाम काउंटर्स यहाँ पर आईटी के, विप्रो लगभग 2.5% ऊपर, HCL 2% ऊपर है। TCS में भी हम देख रहे हैं 2% की तेजी के साथ कारोबार। टेक महिंद्रा भी 2% के पार की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। PSU बैंकों का क्षेत्र ये भी जबरदस्त तेजी के साथ 2.25% इंडेक्स के लिहाज से भी कारोबार हो रहा है। और बाकी तमाम SBI अगर आप देखें लगभग 1% ऊपर है। और इसी के साथ तमाम PSU बैंकिंग काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार हो रहा है। जबरदस्त खरीदारी। मेटल, रियलिटी, एनर्जी अगर आप देखें, इतना ही नहीं, प्राइवेट बैंकों का एक खेमा जहां पर लगभग 0.5% की तेजी इंडेक्स के लिहाज से कारोबार बना हुआ है। डिफेंस क्षेत्र लगभग 1.25% ऊपर है। आज फार्मा में भी हमें जान दिखाई दे रही है, आधे % ऊपर। और इसी के साथ अगर आप हेल्थ केयर भी देखें तो यहां पर भी आधे % की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो बढ़िया मोमेंटम बाजार में बनता हुआ, ऑप्टिमिज्म आता हुआ ट्रंप साहब के बयान के बाद, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से उसको एंडोर्स भी किया है। ईओ के साथ यहां पे FTA की बैठक भी शुरू हो जाएगी लगभग 11 बजे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स है आज के लिहाज से। लेकिन एक टेक्निकल व्यू लेते हैं बाजार का और एक फंडामेंटल व्यू भी लेते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल व्यू, गौरांग आपके पास में आना चाहूंगी। अब थोड़ा सा मोमेंटम जो है सकारात्मक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर से पहले ही फर्स्ट फेज की बातचीत होने की संभावना है। हालांकि ट्रंप साहब बोल रहे हैं EU को कि आप जितना हो सकता है इंडिया और चाइना पर टैक्स लगाइए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं यहां पर आज बाजार जो है पॉजिटिविटी पूरी तरह से अपनी ओर ले जाता हुआ, उसका फायदा उठाता हुआ और तेज कर रहा है। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना हमेशा अनिवार्य होता है। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते हैं और ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं जिस पर आने वाले भविष्य में उनको ही तकलीफ होती है। तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अब सदुपयोग करेंगे बुद्धिमत्ता का। और खास करके उनके जो लोग हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जो बेतुकी बातें करते हैं, उनकी जुबान पे भी लगाम लगाई जाए। क्योंकि कल भी उन्होंने वो एक व्यक्ति है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कुछ बेतुकी बातें किया करते हैं। तो उनका नाम है पीटर नवारो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। अब वार्तालाप करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने करी उसका स्वागत किया है और सहमति बन जाती है, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। मेरे ख्याल से 5 या 6 बैठक हो चुकी है अमेरिका और भारत के बीच में, ट्रेड पॉलिसी को लेकर के और एग्रीमेंट को लेकर के। अब ये अगर हो जाता है जल्द तारीख, तो मेरे ख्याल से जो अनिश्चितता है दोनों ही देशों में, वो दूर हो जाएगी। जिन क्षेत्र पर अनिश्चित का वातावरण है खास करके, वो भी दूर हो जाएगी। और मेरे ख्याल से एक सकारात्मक देश को आगे बढ़ाने की रणनीति अगर लेकर के चले, हम सिर्फ हमारे हित की बात नहीं करते, हम सबके हित की बात करते हैं।
जो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री दी नरेंद्र मोदी ने हमेशा बात की है कि सबका साथ सबका विकास। तो अगर जल्द हो जाता है तो मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से ये काम होगा। दूसरी बात, 22 सितंबर जो तारीख नया अवतार में जीएसटी 2.0 लागू होगी, किस प्रकार से उपभोक्ताओं को फायदा मिलता है, इसकी मेरे ख्याल से इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा वाकई। सरकार की तरफ से, और वित्त मंत्रालय की तरफ से। गौरांग सर, उसका कहीं ना कहीं लगातार ऑटो कंपनियां फायदा भी पहुंचा रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हीरो मोटोकॉर्प ने भी जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को पास ऑन करने की बात कही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये कटौती जो है वो 15,743 रुपए तक होगी। तो लगातार जो ऑटो के दिग्गज प्लेयर्स हैं वो 22 सितंबर से पहले ही अपने तमाम जो छूट का है उसका ऐलान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा फेस्टिव सीजन और बाकी चीज़ों को देखते हुए। तो जैसे ही तमाम अपडेट्स होंगी और भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को देने की पूरी तैयारी हीरो मोटोकॉर्प की ओर से। 15,743 रुपए तक का फायदा ग्राहकों को उनकी बाइक्स पर निकल सकता है। आशीष हमारे साथ इस वक्त हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास नेटको फार्मा के 36 शेयर्स हैं। ठीक है। 1055 की प्राइस पे। तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है और मैं जानना चाहता हूँ इसको मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपरी स्तरों की खरीदारी। अजीत, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। 1055 की इनकी बाइंग है। हालांकि हम फार्मा शेयरों में एक बेहतर रुझान पिछले दिनों देख रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% ये ऊपर शेयर इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने में जिस तरह का बाजार रहा है उसमें थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ही रहा है ये, और बहुत ही हल्का रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। लेकिन यहां से पूरे फार्मा प्लेयर में नेटको फार्मा को कैसे देखते हैं? 1055, 1055 रुपए की खरीद। शुक्रिया प्रशांत। और देखिए आशीष जी, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो एक स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली आपको मेंटेन करना चाहिए था। आपने रीसेंट हाईज जो स्विंग हाई के पास आपने लिया, एक ब्रेकआउट देख के कि शायद यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो उसका नेगेशन 975 के नीचे हो गया था। वहां से एक अच्छी खासी करेक्शन और दिख चुका है। अब देखिए डाउन साइड कैप्ड है यहाँ पे, तो 850 840 का जोन है जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इन्हीं लेवल्स के पास सपोर्ट है। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो सेलर्स एग्रेसिव नहीं है अब यहाँ पे, तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव है। रिकवरी बट जो होगी वो ग्रेजुअल होगी, मींस 900 से लेकर 910 पहला पड़ाव होगा, उसके बाद करीब 950 960 का जोन देखने को मिल सकता है। तो उन लेवल्स के पास आपको दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। अभी के लिए 840 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। 840 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। नीलेश जायसवाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग नीलेश साहब। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा एक सवाल ये है कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक के 1500 शेयर लिए हैं 61 रुपए 57 पैसे के हिसाब से। ओके। हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट टर्म में मैंने रुझान से लिया था कि मैं 1 महीने के अंदर निकाल दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ही आपका टारगेट है? जी जी जी। ओके। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ या फिर उसको निकाल दूँ? चलिए, 62 की आपकी बाइंग प्राइस है। और अजीत यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है, ऑलमोस्ट अपने डेलो के आसपास ही फिलहाल तो ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इनको शॉर्ट टर्म के लिए कोई खास टारगेट देना चाहेंगे? मोमेंटम यहाँ पर कंजम्पशन का और जीएसटी के फायदों का अगर किसी को प्ले करना हो इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो शॉर्ट टर्म में किस स्टॉप लॉस के साथ रुकने की सलाह होगी? बिल्कुल कविता, देखिए इस स्टॉक में काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक सर्ज आया करीब 40 से लेकर 70 तक, तो लाजमी है कि काफी लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस एक्शन। अब थोड़ा सा ये स्टॉक मुझे रिट्रेस करता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास नजर आता है, क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। मेरे हिसाब से 55 काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये 55 के नीचे गया तो दोबारा से आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग बढ़ते हुए देख सकते हैं, फिर दोबारा से एक रेंज में चला जाएगा। तो 55 के नीचे आपको नहीं होल्ड करना है स्टॉक को। ऊपर के केस में 65 से लेकर 70 ये आपका टारगेट जोन रहेगा। तो अभी के लिए बनिए रहिए 55 के स्टॉप लॉस के साथ।
चलिए, तो आपको 55 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल रुकने की सलाह दी जा रही, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाकर आप रुकिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, लेकिन गौरांग और अजित हमारे साथ बने हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पे, जो आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर जवाब दे रहे हैं, और दर्शकों को भी अपने सवालों के जवाब अगर सब चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बढ़ते हैं आगे। आज से देव एक्सीलरेटर का आईपीओ खुल गया है। आईपीओ पर कंपनी के एमडी उमेश उत्तम चंदानी से खास बातचीत की ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मघाट ने। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और इस बार हमारे साथ जो कंपनी जुड़ी है वो मैनेज स्पेसेस और को-वर्किंग स्पेसेस मैनेज करती है टियर 2 सिटीज़ में। इस कंपनी का नाम है देव एक्सीलरेटर, और हमारे साथ जो हैं उमेश उत्तम चंदानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। उमेश, थैंक यू वेरी मच ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल ये है कि आप अपनी कंपनी के जो मॉडल है उसके बारे में बताइए, और ये आप जो 143 करोड़ आप रेज कर रहे हैं फ्रेश इशू में, उसको कहाँ उपयोग करेंगे आप? पहले से धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए, हमारे थॉट शेयर करने के लिए आपके ऑडियंस के साथ। हम लोग जो ऑपरेट करते हैं वो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। एंड फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस में आज के दिन पे 2 मॉडल्स देखे जा रहे हैं। एक है कोवर्किंग स्पेस एंड दूसरा है मैनेज्ड ऑफिस स्पेस। हम लोग ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो हम लोग मैनेज्ड ऑफिस स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे एसेंशियली कस्टमर हमारे पास आता है और वो बोलते हैं कि हमको 100 से 200 सीट एंड 800 सीट्स तक का सिंगल कस्टमर एक कस्टम बिल्ट मॉडल में हम लोग उनको ऑफरिंग देते हैं। उनका रिक्वायरमेंट समझ के हम लोग पूरा इन हाउस हमारी जो टीम है उनसे डिज़ाइन बिल्ड करवा के उनको मैनेज करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 years to 5 years ऑफ ड्यूरेशन। ये हमारा टिपिकल मॉडल है मैनेज ऑफिस स्पेस का। जो हम लोग फंड रेज कर रहे हैं वो पूरा ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो 143.35 करोड़ का जो फंड रेज है उसमें 73 करोड़ जो अमाउंट है वो हम लोग डालने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पूरा ग्रोथ की तरफ। सो अगले 1.5 साल में तकरीबन 9.5 लाख स्क्वायर फीट का असेट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए, जिसकी तरफ ये कैपिटल इन्वेस्ट होने वाला है। तो आज के दिन पे जो हम लोग 8.5 लाख स्क्वायर फीट मैनेज करते हैं अक्रॉस 11 सिटीज़, वो हो जाएगा तकरीबन 17 लाख स्क्वायर फीट इन द नेक्स्ट 18 महीने के टाइम फ्रेम में। सो ये पैसा उसके लिए यूज़ होगा। दूसरा एक पोर्शन है जिसमें हम लोग 35 करोड़ का डेट रीपेमेंट करने वाले हैं, ताकि हमारा जो करंट डेट लेवल से उससे हम लोग एक कंट्रोलेबल लेवल पे आ जाए, जिसमें डेट पे आउट यानी इंटरेस्ट पे आउट काफ़ी कम हो जाए। आपके फाइनेंशियल्स हम देख रहे थे तो लगभग 160 करोड़ का टॉप लाइन है आपका, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है FY25 का 1.7 करोड़ का है। बट लास्ट 2 साल में ही आप प्रॉफिटेबल रहे हैं, 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है आपकी। तो ये बताइए कि ये प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, जो बढ़ेगी जो है, क्योंकि आपका एबिटा मार्जिन तो 50% के ऊपर है जो दिखता है हमको, बट प्रॉफिटेबिलिटी में वो गिर जाता है। श्योर। सो हमारी इंडस्ट्री जो ऑपरेट करती है ये काफ़ी कैश फ्लो पॉजिटिव सेगमेंट है। अगर मैं एक छोटे से मॉडल से अगर आपको बिजनेस समझाऊँ तो हम लोग जो असेट लेते हैं यानी डेवलपर से जो असेट लेते हैं वो तकरीबन 40 से 50 रुपये का होता है पर स्क्वायर फीट। जो हम लोग कस्टमर को लीज पे देते हैं वो 100 रुपये से लेके 110 रुपये का लीज का रेवेन्यू जनरेट होता है। सो हमारा असेट लाइट मॉडल है। एक जगह से डेवलपर से हम लोग असेट लेते हैं लीज पे, दूसरी साइड कस्टमर को हम लोग लीज पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो गैप है वो टियर 2 सिटीज़ में हमारा रफली 2.5x रहता है। सो इसको हम लोग रेंट टू रेवेन्यू रेशियो गिनते हैं। सो हमारा रेंट टू रेवेन्यू रेशियो जो टियर 2 सिटीज़ है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है। सो इबिटा से लेके पैट के बीच में जो ये प्रेशर है वो लार्जली इसलिए बिकॉज एक डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट रहता है जो नॉन कैश आइटम है। ये लार्जली इंड एस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की वजह से ये काफ़ी कम हो जाता है। बट ये इंडस्ट्री को अगर सही तरीके से चेक करना है या फिर असेस करना है तो मेरे हिसाब से कैश इबिट जो है वो सही नंबर रहेगा जानने के लिए कि कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है। तो आपका जो अभी रेवेन्यू टू रेंट रेशियो है वो तो अगर आप एग्जांपल ले तो
मोर देन 2 टाइम्स होगा Correct. उसके हिसाब से। और आप जैसे ही टियर 2 में आपने कहा कि टियर 2 में आपको ज़्यादा ये मिलता है, पर आपकी जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है उसमें तो आप टियर 1 में भी जा रहे हैं, पुणे में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, जो कि मेट्रो है, लार्ज सिटीज़ हैं, जहाँ पर ये रेशियो डिप्रेस हो जाएगा। अच्छा, सो हमारा आज के दिन पे भी जो ग्रोथ एक्सपांशन है वो 60% टियर 2s में रहता है एंड 40% टियर 1 सिटीज़ में रहता है। जब हमारा आज के दिन पे 12.5% मार्केट शेयर है टियर 2 सिटीज़ में। सो ये जो पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे इतना साइजेबल मार्केट शेयर लेना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। एंड जबकि टियर 2 सिटीज़ में हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन हमारे लिए काफ़ी कम है। सो कस्टमर से लॉयल्टी हमको मिलती है। तो टियर 2s में हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, बट टियर 1 सिटीज़ में हमारा जो प्रेजेंस रहता है उसकी वजह से हमारी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो जो क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स जो रहते हैं, करंटली ऑपरेट करते हैं, वो सारे टियर 1 सिटीज़ में है। एंड उनके सामने हमारा सेंटर होना, उसकी वजह से हम लोग को टियर 2 सिटीज़ में एक एक्सपांशन एंड ग्रोथ मिलता है। रिवर्स में भी होता है कि हमारे टियर 2 सिटीज़ के क्लाइंट्स हमारे साथ टियर 1 सिटीज़ में हमारे साथ एक्सपांड कर रहे होते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच जो अप्रोच है 60% टियर 2 सिटीज़ में एंड 40% टियर 1 सिटीज़ में, इसकी वजह से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट 60% जो हमारा टियर 2 में रहता है वहाँ पे बड़े एसेट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी हायर रहते हैं। आपका डेट आज के डेट में जो है 127 करोड़ के आसपास है, कितना कम हो जाएगा ये पेमेंट के बाद? सो हम लोग कैपिटल प्रोसीड्स में से जो हमने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है वो 35 करोड़ का इसमें से पे आउट करेंगे। उसके अलावा ये 35 करोड़ के ऊपर हमारे पास एग्जिस्टिंग एक्रूवल्स है, यानी म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट जो हमारे पास है वो तकरीबन 18 करोड़ की है। तो 55 करोड़ का डेट रिपेमेंट का हमारा करंट प्लान है। तो इससे हमारा डेट लेवल कम हो जाएगा एंड जो हमारा करंट पे आउट इंटरेस्ट का है वो 16.5 करोड़ का है, उसमें से घट के 6 से 7 करोड़ के बीच में ये फॉल करेगा। तो ये बताइए कि आपका टियर 2 से लगभग 80 करोड़ आता है मेरे ख्याल से, राइट। एंड सबसे ज़्यादा चैलेंज जो होता है कि टियर 2 में ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए आपने जो प्रॉपको और होल ऑपको मॉडल बनाया कि प्रॉपर्टी एंड ऑपरेशंस का, वो कितना सक्सेसफुल है और उसका जो इम्पैक्ट होगा आपके पीएनएल में कैसे आएगा वो? श्योर। सो जैसे मैंने बताया, हम लोग फोकस एंड ऑप्टिमिस्ट काफ़ी है टियर 2 सिटीज़ पे। जो भारत राइजिंग स्टोरी है उस पर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आज के दिन पे 53% MSMEs टियर 2 सिटीज़ से ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया का जो यूथ है तकरीबन 40% टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ से ऑपरेट कर रहा है। सो जो भारत राइजिंग स्टोरी है उस पर हमारा काफ़ी ज़्यादा बिलीफ है। टियर 2 सिटीज़ में एक चैलेंज आता है कि आपको ग्रेड ए एसेट्स की मात्रा साइजेबल मात्रा में नहीं मिलती है, क्योंकि आज तक ऑफिस स्पेस का कंजम्पशन हमेशा टियर 1 सिटीज़ तक ही सीमित रहा है। टियर 2 सिटीज़ में लास्ट 4 साल से हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, कोविड के बाद से। 2022 से हमने ये ट्रेंड विटनेस किया हुआ कि काफ़ी ग्रोथ आया है एंड लार्जर कंपनीज का टियर 2 सिटीज़ में एक्सपांशन का। तो इसकी वजह से सिटी अभी डेवलप हो रहा है ये ग्लोबल कंपनीज को ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। तो करंटली ग्रेड ए एसेट्स की मात्रा काफ़ी कम है। तो ये जो हमारा प्रॉपको ऑपको मॉडल है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर के पास से हम लोग एक स्वेट इक्विटी लेते हैं, यानी कि मैनेजमेंट फीस। तो हमारी आज के दिन की स्ट्रेंथ है लीजिंग। हमने एक असेट लिया हुआ है अहमदाबाद में 3.25 लाख स्क्वायर फीट का, जिसका BU एंड OC आना बाकी है। अभी तक OC नहीं आया और हमने 95% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है टियर 2 सिटीज़ में वो हमारा लीजिंग का कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी को हम लोग कैपिटलाइज करके डेवलपर से बात करते हैं कि आप हमको स्वेट इक्विटी दीजिए, यानी कि मुझे कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है उनके एसेट में, बट मुझे मैनेजमेंट फीस मिल रहा है तकरीबन 7% से लेकर 15% तक। ये स्वेट इक्विटी की वजह से जब भी डेवलपर फ्यूचर में ये एसेट बेचेगा तब उसका जो प्रॉपर्टी क्रिएट, मतलब वेल्थ जो क्रिएट होगा, वो हमारे बुक्स में अदर इनकम में ऐड होगा। तो जो पैट लेवल की बात कर रहे थे इसके पहले वाले प्रश्न में, उसमें हमारे 3 ड्राइवर्स है। एक, हमारा डेट लेवल कम हो जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट पे आउट कम होगा। सेकंड, हमने कुछ प्रॉपर्टीज साइन करके रखी हुई है बिफोर हैंड, जिसमें हमारे पास पहले से डिमांड है एंड उस प्रॉपर्टीज में हमारे पास रेंट फ्री पीरियड है। तो जो 36% जो हमारा रेंट पे आउट होता है ऑन बुक्स, वो हम लोग उसमें से स्टार्टिंग के 6 से 9 महीने हमको पे आउट नहीं करना है। एंड तीसरा जो मॉडल रीज़न है जिससे हमारा पैट बढ़ेगा, वो हमारा प्रॉपको ऑपको की वजह से, जहाँ पे प्रॉपको के कुछ असेट्स सेल होने वाले हैं।
तो ये बताइए कि आप लगभग 73 करोड़ जो है वो कैपेक्स यूज़ कर रहे हैं फिटमेंट्स के लिए और नए सेंटर्स में ओवर द नेक्स्ट 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर, तो कितना ही सेंटर्स और ऐड होंगे और कितना एरिया और ऐड होगा आपका? आज के दिन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं 8,60,000 स्क्वायर फीट पे। जो अगले 1.5 साल में हमने जो इन्वेंट्री साइन अप करके रखी है वो तकरीबन 9.5 लाख स्क्वायर फीट की है। ये 8.5 लाख स्क्वायर फीट जो हम लोग आज के दिन पे ऑपरेट करते हैं उसमें तकरीबन 14,000 लोग काम कर रहे हैं अक्रॉस 11 सिटीज़। जो नया 9.5 लाख स्क्वायर फीट आने वाला है उसमें और 13,000 लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 27,000 लोगों की एंड 17 लाख स्क्वायर फीट की अक्रॉस इंडिया इन द नेक्स्ट 18 तो लगभग डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा सर। तो आपका उतना ही रेवेन्यू भी डबल होगा। करेक्ट। फोरकास्टेड ये है कि हम लोग इसी तादाद से, उसी पेस से हम लोग ग्रो करेंगे। हम लोग एक रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी वजह से हमने एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है जहाँ पे हमारा डिज़ाइन एंड बिल्ड यूनिट, जो हमारी इंटरनल कंपनी, जो पूरी सब्सिडरी है हमारी, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। लास्ट ईयर हमने उस कंपनी के अंदर 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड वो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उस कंपनी में क्योंकि प्रोसेसेस बिल्ड होते जा रहे हैं, टीम एक्सपीरियंस ऐड होती जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्लस डिज़ाइन एंड बिल्ड दोनों को एक साथ एक ही पेस में आगे बढ़ाए। और रेंटल्स कैसे इंक्रीज होते हैं यहाँ पर? बिकॉज लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं आपके और मिनिमम लॉक इन 3 से 3.5 साल का होता है। तो एवरी 3 इयर्स ये रेंटल्स इंक्रीज होते हैं और बाई किस प्रतिशत से होते हैं? हम लोग जो सप्लाई लेते हैं यानी कि डेवलपर से जो हम लोग असेट साइन करते हैं वो तकरीबन 5% एनुअली एस्केलेशन के साथ हम लोग लेते हैं। अभी रिसेंटली जो हमने असेट्स लेना चालू किया, जो बड़े असेट्स है 2 से 4 लाख स्क्वायर फीट, उसमें 4% का एस्केलेशन लगता है। कस्टमर की साइड से आए तो यहाँ पे हम लोग पूरा रेवेन्यू जो आता है उस पर हम लोग 5% एस्केलेशन लगाते हैं। बट ये जो एस्केलेशन है वो 100 रुपये पे लग रहा है, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, जबकि जो डेवलपर को हम लोग जो एस्केलेशन देते हैं वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट पे देते हैं, जो हमारा इनपुट कॉस्ट है। उमेश, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप ईटी नाउ स्वदेश में आए और IPO सेंट्रल में आपने बात की। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप जुड़े हुए यूरो स्टॉक के साथ और अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। तरीका आपको पता है, लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। उसके साथ ही इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक अहम खबर जो है वो साफ तौर पर आ रही है। फिच ने भारत के जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर यकीन जताया है और तमाम जो आंकड़े हैं आप देखिए, FY26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6 लगभग 7% कर दिया है। 6.5% जो पहले अनुमान था उसे बढ़ाया है और लगभग 7%, 6.9% तक का फिच ने अपनी जो अनुमान है उसको आगे बढ़ा दिया है। 2027 से RBI रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है भारत, ये भी अनुमान जताया गया है। सबसे अहम, GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर लगभग 7% के करीब लाकर किया है फिच ने। और लगातार भारत की ग्रोथ स्टोरी में जो तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां हैं वो लगातार यकीन दिला रही हैं। और आप देखिए जो तमाम आंकड़े पिछले दिनों भी आए उन सभी में साफ तौर पर कहा कि टैरिफ का इंपैक्ट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म लेवल पर भारत को नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भारत की शानदार है। और हमारे साथ इस वक्त गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। गौरांग सर, और हमारे साथ कुणाल परार भी चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से जुड़ चुके हैं। फिच की ताज़ा जो ये कह सकते हैं अपग्रेड नजर आया है GDP को लेकर, पहली टिप्पणी आपकी। एक टिप्पणी देने से पहले एक डिस्क्लोजर मैं देना भूल गया था प्रशांत भाई, आपकी अनुमति से वो डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आज प्रातःकाल रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हो सकता है उनका निवेश हो। और कुणाल भाई को भी प्रणाम हमारे तरफ से। तो देखिए, ये फिच की रेटिंग आज खबर आई, इसके पहले EY यानी कि अर्नेस्ट यंग, उसके पहले S&P की रेटिंग आई। मुझे ये बात बताइए प्रशांत भाई, ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जहां तक मेरी जानकारी है ये अमेरिका से इनका ताल्लुक है, अमेरिका स्थापित ये सब क्रेडिट रेटिंग है। तो ये उनके राष्ट्रपति को ये क्यों नहीं दिखाई देता? मेरा प्रश्न ये उठता है कि अगर अमेरिका में स्थापित क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी को लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरते हुए
मुल्कों में तो ठीक है, इमर्जिंग मार्केट में तो ठीक है, डेवलप मार्केट से भी हमारी जो विकास दर है वो बेहतर है। तो मेरे ख्याल से ये फिर से एक प्रमाण पत्र है। ऐसे तो हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर से और एक प्रमाण पत्र है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर है, कितनी मजबूत है और यहाँ से कितनी क्षमता है आगे बढ़ने के लिए। तो शायद यही कारण होंगे, शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत करने की बात की है हमारे प्रधानमंत्री से। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, मतलब आप एक टाइमलाइन देखिए कि किस तरह से पूरे ग्लोबली स्तर पर चीजें जो हैं वो जो कहते हैं ना कि स्थितियां जो हैं वो बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं, और जो मॉडर्न डिप्लोमेसी में जो बेसिक्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स आप समझ रहे हैं, चाहे चीन की बात कर लिए, रशिया की बात कर लीजिए, अब अमेरिका की बात कर लिए, और सभी भारत की ग्रोथ स्टोरी पर उनका भरोसा बढ़ता हुआ। चलिए इस बीच पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। गौतम दास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौतम दास साहब, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, तो अब इसके बाद से तो अब पूजों की तैयारी हो जाएगी, दुर्गा पूजा की, और बस करीब है। अलग ही रंग में होता है बंगाल और खासतौर पे कोलकाता। हमें बताइए दासदा, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास भेल का 150 शेयर है 277 का रेट में जी, और NFL है 17 शेयर है 115 का रेट में। अच्छा, नेशनल फर्टिलाइजर 115 ना? ठीक, 115। ठीक है, ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम देखें दास साहब जो कोलकाता से हम तक का अपना सवाल लेकर आए हैं, भेल में इन्होंने 277 की बाइंग की हुई है और नेशनल फर्टिलाइजर में 115 की, दोनों पर जरा राय दीजिए। पहले तो BHEL पर बात कर लेते हैं। नतीजों में निराशा थी प्रशांत भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहली तिमाही के नतीजे हमने BHEL के देखे, लेकिन उसके पहले यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में नतीजे थोड़े सकारात्मक आए थे। हो सकता है कुछ कारण हो, और अक्सर मैं एक चीज हमेशा राय देता हूं कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, रक्षा क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपका तिमाही दर तिमाही आपको आकलन नहीं करना चाहिए नतीजों को लेकर के, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करती है। तो एक आध तिमाही में थोड़ी बहुत मायूसी हो सकती है। बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय, इन्होंने जो स्तर से निवेश किया था वहां से मौजूद स्तर करीबन 217 के आसपास। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं दास बाबू को यही कहूंगा कि थोड़ी बहुत एवरेज करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे हो जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। NFL पर जो इनका प्रश्न है, सीधे सीधे तो राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि NFL पर कवरेज नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र हमें पसंद आता है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से अब जानकारी और टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जा रही है हमारे किसान भाई बहनों को, तो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर और यूरिया क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए, जिससे जो पहले स्लिपेजेस होते थे वो अब नहीं हो रहे। चलिए, तो यहाँ पर ये सलाह दोनों ही काउंटर्स पर। आगे बढ़ते हैं और अरुण कुमार साहब, क्या हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? अरुण जी, चलिए, आवाज़ शायद इन्हें नहीं आ रही है हमारी, लेकिन इनका सवाल नाटको फार्मा पे है। और कुणाल, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1010 है। चलिए, मेरे ख्याल से कुणाल के यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है बैंडविड्थ में, लेकिन गौरांग, मेरे पास नज़रिए का अंदाज़ा नहीं है। नाटको फार्मा के आपकी कवरेज में होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से? वाली फार्मा क्षेत्र की कंपनी है। कुछ खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल मात्र छोटी या मध्यम अवधि के लिए, लेकिन अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो नाटको फार्मा पर हमारी बने रहने की राय है। किसी ने अगर ऊपरी स्तर पर लिया हो 1000 या 1050 के ऊपर या 1100 के आसपास, तो मौजूदा स्तर पर यानी कि 850 के आसपास जहां पर मौजूदा कामकाज कर रहा है, निवेश लायक पूंजी हो तो जोड़ भी सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। संतोष सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संतोष जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ, वेरी मॉर्निंग सर। त्रिवेदी इंजीनियरिंग 494 पे एवरेज करते हुए 8000 क्वांटिटी ले लिया हूँ। कितना? 1000 क्वांटिटी है? 8000? 8000 सर। 8000, ओके ओके, अच्छा खासा नुकसान आपको हो रहा है यहाँ पे। जी 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 जी। तो अभी क्या करना बेहतर होगा? लॉन्ग टर्म का ही नजरिया अभी तो फिलहाल जिस तरह की स्थितियां उसमें बताना बेहतर रहेगा। हाँ, और इसका रिजल्ट अच्छा इस बार नहीं हुआ
तो क्या एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट क्वार्टर ठीक है, अच्छा होगा, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा है। क्या करना ओवरऑल मेरे लिए अच्छा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बेहतर तरीके से राय देते हैं। कुणाल, हमें जरा बताइए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में क्या राय बन रही है? 495, मतलब ऊपरी स्तरों की तो बाइंग है ही, क्वांटिटी भी अच्छी खासी इन्होंने ले रखी है, 8000 शेयर लिए हुए हैं और आज तो हमें मोमेंटम देख रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए? वेल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें 495 के अराउंड उनकी खरीदारी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2025 के पहले की उनकी खरीदारी है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से दिसंबर के बीच ही। उसके बाद स्टॉक में अच्छा लगातार हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो वो अगर यहाँ पे एवरेज करके चलने की जगह है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार एवरेज करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट काफी अच्छा है। और यहाँ पे बाइंग अगर करके हम चल सकते हैं तो ऊपरी लेवल पे 380 और 380 अगर ब्रेक होता है तो 440 तक के लेवल हमें यहाँ पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से बाउंस बैक में एटलीस्ट 440 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज करते हो तो हमारी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी, और 440 पे अगर आता है तो फिर आप अभी जो लिया है वो वहां पे पोजीशन बुक करके जा सकते हो, तो एटलीस्ट आपकी कॉस्टिंग नीचे आ सकती है। बाकी 495 आने में लंबा टाइम जा सकता है। चलिए, नितिन साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, जो कि 2 स्टॉक्स पर अपनी राय चाहते हैं आपसे। नितिन, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए कौन कौन से स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरे पास 6100 शेयर हैं ओला के और 1200 शेयर्स हैं IRFC के @156। ठीक है, 64 ओला इलेक्ट्रिक और 6100 शेयर हैं ओला के 64 पे और 1200 शेयर्स हैं IRFC के @156। दोनों में आपको कितना रुकना होगा? हम 6 महीने के आसपास। 6 महीने का नजरिया है दोनों में ना? ठीक है, हाँ जी मैम। कुणाल के पास ही मैं आऊंगी यहाँ पर। बताइएगा, बाइंग लेवल्स यहाँ पर दोनों पर ही बहुत ऊंचे हैं, क्या सलाह होगी कुणाल? वेल, नितिन जी को मेरी सलाह यही है, आज काउंटर 126.60 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अगर आज के दिन में 126.20 के ऊपर अगर काउंटर क्लोजिंग देता है, 126.20 के ऊपर अगर आज के दिन में IRFC क्लोजिंग देता है तो एवरेज करके चलिए आने वाले दिनों में 148 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह है। ना ओला की बात कर लेते हैं। ओला में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है। ऊपरी लेवल पे 70 का हाई बनाने के बाद स्टॉक फिलहाल एक करेक्शन मोड पे है। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 54 पे आता है तो वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह है। ओवरऑल ओला में पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 80 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो ये है राय, ओला पर बने रहने की आपको सलाह, 80 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। इस बीच कुछ अहम खबरों और मार्केट ट्रेंड्स पर भी हमारी नजर है। श्रिम्प शेयरों पर फोकस करते हैं। आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर ये तेजी क्या बता रही है? आशीषा अध्वर्यु हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीषा, बताएं श्रिम्प शेयरों में इस तेजी की वजह क्या है? बिल्कुल, श्रिम्प स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में, और इन पर्टिकुलर अवंती फीड्स की बात करें तो करीब 11 से 12% की तेज़ी इस स्टॉक में दिखी है। अवंती फीड्स के अलावा पूरे सेक्टर में आज काफ़ी एक्शन दिखा है, और इसके पीछे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यूरोपियन यूनियन ने 102 नए फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडिया के फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स को लिस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया के ये एस्टैब्लिशमेंट्स अब EU में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई नजर आई इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स और सी फूड एक्सपोर्टर्स के लिए, और इसी के चलते पूरा सेक्टर आज के सत्र में फोकस में है। इन पर्टिकुलर पूरे सेक्टर की बात करें तो याद रखें अमेरिका एक बड़ा मार्केट था, और हाल फिलहाल में गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो 50% टैरिफ लगाई, उसके चलते इंडिया के सी फूड एक्सपोर्टर्स को इन एनी केस काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो निकल कर आई है, जहां पर EU ने नए एस्टैब्लिशमेंट्स लिस्ट किए हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इंडिया से यूरोप में जो सी फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इन पर्टिकुलर अवंती फीड्स की बात करें तो करीब 13% रेवेन्यू उनका एशिया से आता है, 17% EU से आता है, और बैलेंस 70% उनका नॉर्थ अमेरिका रीजन से आता है। अब पॉजिटिव खबर निकल कर आई है कि यूरोप में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं, और कंपनी ने ऑलरेडी कहा है कि जो 17% रेवेन्यू यूरोप से आता है ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पॉजिटिव खबर पूरे श्रिम्प सेक्टर के लिए। अवंती फीड्स का मार्केट कैप और जो सेल्स होता है EU में वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते 11 से 12% की तेजी स्टॉक में आज के सत्र में दिखी है।
शुक्रिया करेंगे आशीषा इस विस्तृत जानकारी के लिए, तमाम पहलुओं को सामने रखने के लिए, और ज़रा एक बार राय भी इस पर ले लेते हैं। अगर गौरांग सर मैं आपके पास आऊँ, ये जो पूरा श्रिम्प सेक्टर है इसे कैसे देखते हैं, और तेज़ी के तमाम फैक्टर्स तो हमारी सहयोगी ने बताए, आपको लगता है ये आकर्षक बन रहा है ये सेक्टर हाल फिलहाल? देखिए, पहले तो हाँ, आशीषा ने जो भी जानकारी दी है उसमें कुछ जोड़ना अगर मैं चाहूँ तो मेरे ख्याल से जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ट्रेड डील जिसकी बात आपने कार्यक्रम के शुरुआत में भी की, अगर ये हो जाता है, यूके के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है, और अगर जल्द तारीख तक अमेरिका में भी अगर हमारी सहमति बन जाती है टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, तो ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात होगी। अवंती फीड्स जैसी कंपनी जो कि एक्वाकल्चर जिसे हम कहते हैं प्रशांत भाई, उसमें कामकाज करती है, खरीदारी यानी कि अक्यूमुलेट यानी कि खरीदारी धीरे धीरे करके खरीदारी का आज 14-15% ऊपर है खबरों को लेकर के, तो आज तो मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो ठीक है, आप थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए, पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। अगर किसी के पास है लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ठीक है, तो लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी तमाम आपके सवालों के समाधान हम लेकर आएंगे, बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। और बाजार की चाल अगर आप देख लें, फिलहाल अपने डे हाई के आसपास कारोबार होता हुआ लगभग 140 अंक ऊपर है निफ्टी, और 25,008 के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं आधे % की मजबूती के साथ। और निफ्टी आईटी टोटली हम देख रहे हैं कि आज का हीरो सेक्टर, तमाम काउंटर्स भी यहाँ पे लीड करते हुए पैक को, और इंडेक्स भी आप देख सकते हैं 2.5% ऊपर है। सिमिलरली ब्रॉडर मार्केट्स भी यहाँ पर मिरर कर रहे हैं बेंचमार्क्स को। हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से जुड़ते हैं। चिन्मय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अपना सवाल पूछने के लिए। चिन्मय, हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है चिन्मय? मैडम, वरुण बेवरेजेस लिए थे स्टॉक स्प्लिट होने के समय, उसमें 615 का एवरेज है, 250 शेयर्स मैंने लिए हैं, अभी लॉस में चल रहा है, तो क्या करें? ट्रेड के हिसाब से लिए थे। ओके, तो नियर टर्म आउटलुक ही आप जानना चाहेंगे? मिड टर्म आउटलुक जानना चाहेंगे। ओके, कुणाल बताइएगा क्या किया जाए? वेल, बीबीएल फिलहाल 478 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। उनकी खरीदारी 615 के अराउंड की है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 540 और 560 तक के टारगेट उनको देखने को मिल सकते हैं। सो अगर यहाँ पे एवरेज करते हैं तो वो उनकी कॉस्टिंग जो है वो और नीचे लेके आ सकते हैं। परफेक्ट लेवल है, बाउंस बैक दे सकता है, बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। सो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 540 560 एज अ टारगेट। चलिए, तो 540 560 तक के लक्ष्य वीबीएल में आपको नजर आ सकते हैं। इस बीच बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी 130 अंक ऊपर और 25,000 के पार लगातार कारोबार होता हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 400 अंकों की तेजी, 56,600 के पार। इस बीच आईटी शेयरों पर फोकस करते हैं। आईटी शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, खासकर ओरेकल फाइनेंस में करीब 8% से ज्यादा की तेजी है। इस तेजी की वजह क्या है, समझते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से। अभिषेक, का आईटी ने एक बार फिर से मार्केट में लीडरशिप लेने की कोशिश की है, बताइए क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, आईटी में लीडरशिप की वजह तो ये भी है कि हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बाद पीएम मोदी के भी जो स्टेटमेंट आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और बाजार में जो आज हम तेजी देख रहे हैं अच्छी वाली 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी पहुंचा है तो उसमें बड़ा हाथ इसी चीज का है। ओरेकल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओरेकल फाइनेंस में आज 8% की हमने दमदार तेजी देखी इंट्राडे में, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो लिस्टेड पेरेंट फर्म है ओरेकल, उसमें कल आफ्टर मार्केट में हमने 28% की जोरदार तेजी देखी है। ये तेजी क्यों हुई है? देखिए, नतीजे आए हैं ओरेकल के Q1 के, और नतीजे उतने कोई खास नहीं रहे, लेकिन जो आगे के लिए, जो भविष्य के लिए जो उन्होंने अनुमान दिया अपने कारोबार का, जो गाइडेंस दिया है वो काफी मजबूत आया है। और इसके चलते शेयर में हमने तगड़ी दौड़ आज हम भारतीय शेयर में भी देख रहे हैं। दरअसल
कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि जो AI फ्यूल्ड जो क्लाउड रेवेन्यू है वो FY30 तक $144 बिलियन तक जा सकती है, जो फिलहाल 18-20 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो एक बड़ा जंप यहां से हम देखेंगे और इस प्रोजेक्शन के चलते ही भारतीय बाजार में भी आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया उछाल पर शेयर कारोबार कर रहा है। एक डेटा और शेयर किया कंपनी ने, वो ये कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से जो मल्टी क्लाउड डेटाबेस की जो रेवेन्यू है उसमें करीब 1500% का उछाल आया है, यानी कि ये 15-16 गुनी आय हो गई है और ये एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ साथ AI सर्वर के लिए मांग बढ़ने से मल्टी क्लाउड डेटाबेस की आय बढ़ी है। अगर हम कंपनी के क्लाउड इंफ्रा आय के अगर अनुमान की बात करें, जो कंपनी ने जो प्रोजेक्शन दिया है जो फिलहाल $18 बिलियन के आसपास का है, वो FY27 में $32 बिलियन, FY28 में $73 बिलियन, FY29 में $114 बिलियन और FY30 में वो $144 बिलियन तक हो जाएगी। तो काफी स्ट्रांग प्रोजेक्शंस हैं और हम देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आया है कंपनी के सीईओ सेफ्रा कार्ड्स का, उन्होंने कहा है कि पहली तिमाही में हमने 3 अलग अलग ग्राहकों के साथ 4 मल्टी बिलियन डॉलर के करार किए हैं और क्लाउड इंफ्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो आप देखेंगे कि एक महीने में शेयर का परफॉर्मेंस करीब 7.5% तेजी वाला रहा है, 6 महीने में करीब 22% शेयर चला है। इस साल अब तक की बात करें तो 28% की हमने कमजोरी देखी है शेयर में, यानी कि जो तेजी बनी है पिछले 5 से 6 महीने में बनी है और एक साल की अवधि में अगर आप देखेंगे तो अभी भी शेयर करीब 20% नीचे है। तो गुंजाइश तो है शेयर के चलने के लिए और कारोबार को लेकर, स्पेशली क्लाउड को लेकर काफी अच्छे अनुमान, अच्छे गाइडेंस आए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर आज यहां पर भी दौड़ लगा रहा है। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए, तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए आईटी पर एक राय भी ले लेते हैं और कुणाल जरा बताइए, आईटी एज अ पॉकेट जिस तरह की लीडरशिप लेता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से स्थितियां भी फेवर में जा रही हैं इस सेक्टर के, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है आपको और ये पूरा सेक्टर ओवरऑल क्या नजरिया बन रहा है? बात करें तो नजरिया जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 36,165 के अराउंड निफ्टी आईटी ट्रेड हो रही है और ऊपरी लेवल पे अगर निफ्टी आईटी 36,450 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो फिर यहाँ से वन वे रैली में 39,000 तक के भी लेवल निफ्टी आईटी में हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड एक अच्छी बात यह है कि इन्फोसिस की ओर से बाईबैक की ऑफर आई है और ये आज तक का ऐसा रिचुअल्स है, अगर आप पर्टिकुलर वर्ड यूज करना चाहो तो रिचुअल्स है कि एक कंपनी के बाद पीछे दूसरी कंपनियां भी बाईबैक की ऑफर लेके आती है। तो अगर इन्फोसिस का न्यूज आया है तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में आपको 2-3 कंपनी की ओर से और बाईबैक के न्यूज सुनने को मिले। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ये, इन्फोसिस यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1532 के अराउंड इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है। पहला टारगेट इमीडिएट 1540 ही रहेगा जो 8 पॉइंट ऊपर है और जैसे ये ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 1640 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर ही फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, यूट्यूब से सवाल लेंगे, गुंजन का सवाल है ये और गौरांग एसबीआई में खरीदारी कर रखी है इन्होंने और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 778 है, फिलहाल तो मुनाफे में है और इस तरह के काउंटर में जो है अगर नज़रिया लंबा रखें तो बेहतरी की ओर इनका ये पूरा सौदा जा सकता है। फिलहाल क्या आप रिकमेंडेशन देंगे अगर आपकी कवरेज में भी हो तो? देखिए, हमारे देश की दिग्गज और सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां तक मुझे याद है कविता, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रही है। बने रहे पहले तो, अगर किसी को खरीद करना है तो इस स्तर पर पूरी ताकत मत लगाइए, नीचे के स्तर आता है तो शुरुआत कीजिए इस स्तर से और नीचे की तरफ जाता है तो जोड़िए। इनको भी मैं ये कहूंगा, इनके पास करीबन 100 शेयर की संख्या है, अगर ये और जोड़ना चाहते हैं 800 के आसपास या इस स्तर पे भी थोड़ा बहुत जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अनुमानित लक्ष्यांक जो है वो करीबन 900 के आसपास के हैं कविता, लेकिन ये भी कहना अनिवार्य होगा कि आने वाले भविष्य के नतीजे जो हमें लग रहा है पिछली तिमाहियों के मुकाबले और बेहतर आ सकते हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार हो सकता है, ब्याज दरें कट रही है और मार्जिन्स जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, निम्स जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी सुधार होने की पूरी संभावना है। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक की आज की पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग आपका, कुणाल आपका समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और हम भी इजाज़त लेते हैं आपसे और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम कमोडिटी बाजार पर फोकस करेंगे मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।